दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने एक मोबाइल फोन कंपनी के बारे में जरूर से सुना होगा, दैट इज नोकिया। क्या आज की डेट में आपको नोकिया के मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं? एक समय पे मार्केट पे राज किया करती थी ये कंपनी, लेकिन आज की डेट में इसकी हालत बहुत पतली है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सिर्फ एक है, इस कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया बदलते वक्त के साथ। सेम ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा जाता है। अगर आप अपने रूल्स लॉ को वक्त रहते ही चेंज ना करें तो कहीं ना कहीं वो ऑब्सलीट हो जाते हैं, उनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो जिस कारण से वो एक्ट बनाए गए थे, अब वो उस कारण को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि भारत के अंदर रूल्स और लॉ में अमेंडमेंट लाई जाती है ताकि इन्हें करंट कंटेक्स्ट के रेलेवेंट बना सके। अब ऐसा ही आपका एक लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें भारतीय सरकार कुछ अमेंडमेंट ला रही है। और इस अमेंडमेंट के साथ क्या क्या चेंज होने वाला है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो का डिस्कशन है। मतलब हम देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, क्या चेंजेस गवर्नमेंट ला रही है, पहले में क्या था और अब क्या हुआ है। इन सभी चीजों को हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, सो दैट अगर यूपीएससी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस सेगमेंट में तो आप इजीली उसको आंसर कर सकें। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या वाकई ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट है? तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, 2020 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में डायरेक्ट पूछा है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यहां पर इनडायरेक्टली आपसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा है। आपसे पूछा है कि क्या लेजिस्लेशन के तहत नेशनल पार्क की बाउंड्रीज डिफाइन की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता हो तो आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो यहां पर आपको यह तो समझ में आ गया कि प्रीलिम्स में यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट क्या मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? तो डेफिनेटली चांसेस हैं। यहां पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात हो रही है। एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज की थी 2020 में, उसको कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया 2006 की नोटिफिकेशन के साथ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1972 के एक्ट को आपको कंपेयर करने के लिए कह दें विजवी जो 2022 में आपकी अमेंडमेंट आ रही है या 23 में आए? तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और यहां पर इस वीडियो में आपको उसी के लिए प्रॉपर मटेरियल मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले जानते हैं 1972 के इस एक्ट के बारे में। देखिए, इस एक्ट के पहले आप इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1972 में इन्वायरमेंट के लिए एक मेजर कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को आप कंफ्यूज मत करना स्टॉकहोम कन्वेंशन से, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो ब्रॉड इश्यूज हैं, उन सबको कवर कर रही थी। मतलब एक तरह से ये मदर है आपकी आगे आने वाली सभी कन्वेंशंस की। तो यहां पर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जाती हैं और वो काफी प्रभावित होती हैं इस कॉन्फ्रेंस से। तो वो सोचती हैं कि भारत के अंदर भी क्या हम ऐसे कुछ लॉज को ला सकते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर सके। तो इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस लेके आती हैं, जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आर्टिकल ऐड किया जाता है 51 क्लॉज ए क्लॉज जी। अब इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि भैया ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को। खासकर यहां पर फोकस किया गया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार था दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट की बात हो। इसके अलावा डीपीएसपीज के बारे में आपने सुना होगा। डीपीएसपीज में भी इसको ऐड किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि भैया हम मतलब स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, इंप्रूव करेगी एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड करेगी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, मतलब वाइल्ड लाइफ एरियाज को। तो यहां इससे हमें यह समझ में आता है कि उस समय गवर्नमेंट बहुत सीरियस थी अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब खाली इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तो काम चलना नहीं था, तो इसके साथ साथ एक आपका एक्ट आता है। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में हुई थी 1976 में, इससे पहले 1972 में ये एक्ट आता है जहां पर हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ना केवल प्लांट्स को बल्कि एनिमल्स को भी। मतलब इन टोटलिटी हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब ये जो आपका एक्ट है कंप्लीट पूरे इंडिया पे लगता है, बट जम्मू कश्मीर इसमें एक एक्सेप्शन था।
अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि इस लेजिस्लेशन से पहले भारत के अंदर सिर्फ 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते थे, बट इसके बाद से आप देखते हैं कि भारत के अंदर 101 नेशनल पार्क हो चुके हैं। मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब इसमें कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट किया जाता है, जैसे एक आपने नाम सुना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपॉइंट किया जाता है। साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी अपॉइंट किया जाता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। अब यहां पर इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि ये अपने अपने स्फेयर में कैसे ये रूल, ये लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है उसको देखें। अब कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सेलिएंट फीचर है कि इसके बाद से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप हंटिंग नहीं कर सकते किसी भी जंगली जानवर की। अब यहां पर हंटिंग के लिए स्पेशली कहा गया है कि जो भी आपकी शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 में स्पीशीज दी गई हैं उनको आप हंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम आगे चलकर इन शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे, बट आपको यह समझना होगा कि यहां पर किसी भी हालत में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जिस केस में हम एक्चुअली वाइल्ड लाइफ को हंट करने की परमिशन देते हैं, बट उसके अलावा हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी हालत में हंटिंग। अब ये क्या सिचुएशन होती है? मान लीजिए अगर कोई जानवर ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को थ्रेट कर रहा है, मतलब आप देखते हैं कि कोई शेर आदमखोर हो गया है या कोई जानवर है वो क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस केस में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिशन दे सकता है हंटिंग और किलिंग की, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। दूसरा, डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। इस एक्ट के अंडर जितनी भी आपके इंडिया के अंदर आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं वो सभी यहां से ही डिक्लेयर होते हैं। दूसरी चीज, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप सुनते हैं 500 से ज्यादा हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, वो भी इसी एक्ट के अंडर डिसाइड की जाती है। देन एक आपका क्लॉज इसमें यह आता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग एंड अपरूटिंग ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। अब यहां पर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स को ना तो काट सकते हैं, ना उन्हें किसी तरह का डैमेज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा लाल चंदन, तो उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ परमिशन दी जा सकती है फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन। मतलब मान लीजिए किसी ने लाल चंदन के ऊपर रिसर्च करना है तो एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं अप्रूव किया जा सकता है, या कोई साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करनी है तो उस केस में भी इसे अलाउ किया जा सकता है, या प्रिजर्व करना हो उसे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो उसके लिए भी अलाउ किया जा सकता है बाय द सेंटर गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है दैट दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। अब इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को भी बनाया गया है, जैसे पहली बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि ये एपेक्स बॉडी है जो ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर को हैंडल करती है, और इसे चेयर करते हैं आपके प्रधानमंत्री। देन यहां पर इनके साथ जो आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है वो भी रहते हैं वाइस चेयरपर्सन के तौर पे। तो ये एडवाइस करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करे फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी भी होती है आपकी इसकी, बट स्टैंडिंग कमेटी, स्टेट कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर याद रखना हो तो स्टेट कमेटी या स्टेट बोर्ड में आप ये याद रख लेना कि चीफ मिनिस्टर इसको चेयरपर्सन है, और यहां पर ये एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को। ये बोर्ड जो है ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को, बस इतना ही फर्क है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये 10 मेंबर के आपकी एक बॉडी है जिसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है, और बाकी आपके और भी सदस्य हो सकते हैं इन्वायरमेंटल स्फेयर से। और ये किसी भी जू में एनिमल्स को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको इस अथॉरिटी से कंसल्ट करना होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अब ये 2005 में बनाई गई थी। आप एक आर्टिकल पढ़ना मिसिंग टाइगर का, राजस्थान के एक प्रोटेक्टेड एरिया का ये आर्टिकल है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में 1973 में, आज से 50 साल पहले, आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। बट हमें एक रिपोर्ट के तहत पता लगा कि भैया एक्चुअल में टाइगर का नंबर डिक्लाइन कर रहा है, तो इसको गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया वेरियस सोर्सेज से, और उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की फॉर्मेशन की। अब यहां पर इसके चेयरपर्सन होते हैं आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर, एंड स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो यही हैंडल करते हैं। प्लस एक चीज यहां पर और ऐड कर लेना,
अभी जो आपका चीता प्रोजेक्ट है उसको भी कहीं ना कहीं यही हैंडल कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। हो सकता है इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ जाए। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम को हैंडल करता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड इश्यूज पे, और कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा को क्रिएट करता है कि कैसे किस पैटर्न से क्राइम कंडक्ट हो रहे हैं, और असिस्ट करता है गवर्नमेंट को कि ताकि यहां पर इस तरह के क्राइम को रोका जा सके, और जो इसमें सम्मिलित हैं लोग, मतलब जो इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे प्रोसिक्यूट करा जा सके। तो इन टोटल यहां पर ये बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरियस शेड्यूल्स। तो यहां शेड्यूल 1 के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। यहां पर जो स्पीशीज आएगी, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब इसको पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई करता है तो उसको बहुत ज्यादा फाइन लग सकता है, और इवन सजा का भी प्रावधान है इसमें। जैसे ब्लैक बग हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ऐसी स्पीशीज आती हैं। तो यहां पर थ्रू आउट इंडिया इनके ऊपर, मतलब अगर मान लो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उस केस को अगर छोड़ दें, तो अगर कोई भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको सजा का प्रावधान है, मतलब चाहे पोचिंग हो, किलिंग हो, कुछ भी हो। देन शेड्यूल 2, इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे जैकाल के बारे में आपने सुना होगा। देन बंगाल हनुमान लंगूर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, बट कहीं ना कहीं ये शेड्यूल 1 से प्रोटेक्शन लेवल थोड़ा कम है। इनकी ट्रेड वगैरह के ऊपर अभी भी प्रोहिबिशन है, इनको आप हंट नहीं कर सकते हैं, बट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस केस में, या कोई बीमारी फैल रही हो तो उस केस में कहीं ना कहीं इनको मारने का प्रावधान है, दोनों ही केसेस में। देन शेड्यूल 3 एंड 4, यहां पर वो स्पीशीज आती हैं जो इंडेंजर्ड नहीं है। अब यहां पर जो अगर कोई वायलेट करता है तो पेनल्टीज कम है, और इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान 1 एंड 2 के मुकाबले कम है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन से में पेनल्टीज वगैरह कम है। देन आपका 5 आता है। 5 में हम बात करते हैं वर्मिन्स के बारे में, वो एनिमल्स जो आप खुले में देखते रहते हैं, जैसे जंगली सुअर हो सकता है इसमें। अच्छा, अगर 3 एंड 4 में अगर आप देखना चाहें तो नील गाय इसमें आ जाते हैं, हाइनाज आ जाते हैं, चीतल्स आ जाते हैं, फ्लामिंगोज वगैरह आ जाते हैं 4 में। तो इनके बारे में आप याद रखना। अब जो आप कॉमनली देखते रहते हैं ना, वो जानवर आते हैं शेड्यूल 5 में, जैसे क्रो को देखते हैं आप, फ्रूट बैट को देखते हैं, रैट को देखते हैं, कॉकरोच को देखते हैं, तो वो किस में आते हैं? शेड्यूल 5 में। अब अगर मान लीजिए किसी को भी हंटिंग परमिशन देनी है, चाहे शेड्यूल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, तो उसे पहले वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है, और वर्मिन इस शेड्यूल 5 में मेंशन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन शेड्यूल 6 होता है, दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स, जैसे ब्लू वैंडा हो सकता है, रेड वैंडा हो सकता है, कुथ हो सकता है। ये ऐसे प्लांट है जिसकी कल्टीवेशन कोई नहीं कर सकता है, मतलब इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप इन प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो यहां पर इस पुराने एक्ट के बारे में आपको इतना ही जानना था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है। देखिए, आप सभी को पता होगा साइट एक कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम ट्रेड कंट्रोल करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज की, चाहे वो फ्लोरा की हो चाहे फोना की हो। तो यहां पर इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाके हम अपने आप को इस साइट कन्वेंशन के साथ अलाइन करना चाहते हैं। अब यहां पर एक हम मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेंगे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की परमिशन देगा, प्लस इसके साथ एक साइंटिफिक अथॉरिटी होगी जो एडवाइस करेगा इसे कि भैया इसकी ट्रेड अलाउ करनी है या नहीं। इसके अलावा इस एक्ट में प्रावधान है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में भी, मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि भैया आप रेगुलेट कर सकते हैं इंपोर्ट ट्रेड किसी भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का। तो ये इन टोटल सारी पावर किसके पास चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इस बिल में जो आपके टोटल पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे उसे घटाकर 4 कर दिए गए हैं। मतलब अब 2 तरह के शेड्यूल हैं, हाईएस्ट प्रोटेक्शन के, एक कम प्रोटेक्शन के एनिमल स्पीशीज के, वहां पर 2 कर दिए। वर्मिन वाला जो है, जो आप शेड्यूल 5 में देखते हैं, उसे टोटली हटा दिया गया। एक नया शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें साइड से रिलेटेड जितनी भी हमारे स्पीशीज हैं उसको ऐड किया गया। तो इन टोटल ये कुछ की प्रोविजंस हैं आपके नए अमेंडमेंट बिल के। आपको यह पता होना चाहिए कि इस बिल में 2 मेजर कमियां हैं। एक तो वर्मिन डिक्लेयर करने की जो पावर है वो सेंटर के पास चली गई है, तो कहीं ना कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट के पास जो पावर है
उसे ट्रांसफर करके अब सेंटर के पास दे दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज कई बार ये एरिया रिलेटेड इश्यूज होते हैं और इसमें सेंटर गवर्नमेंट इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है डिस्कशन करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए। आप एक चीज समझिए कि यूपी के एक गांव में अगर जंगली सूअरों का कहर है, मतलब वहां पर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो सेंटर इस चीज को इंप्लीमेंट करने में हो सकता है टाइम लगा दे, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास रिएक्ट करने का टाइम वहां पर प्रॉपर है, वो इसे वक्त रहते ही इंप्लीमेंट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि किसी भी ग्रास रूट रियलिटी को सेंटर तक पहुंचने में टाइम लगता है और उससे काफी कुछ डैमेज होगा, और अगर डैमेज होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी उसके बारे में भी यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। साथ के साथ यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई कैप्टिव एनिमल है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बट आप एक चीज देखिए कि कैप्टिव में तो हम कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए तो बहुत सी स्पीशीज को रखते हैं, तो इससे उनके ट्रांसफर के ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा, तो काफी दिक्कत आ सकती है इनके कंजर्वेशन में भी। तो ओवरऑल ये दो इश्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे इस आर्टिकल में आई होप आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे सब समझ में आए हों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।